नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि जल है तो कल है। ये स्लोगन देखते सुनते हर जगह हम हैं। हम पानी की किल्लत पर चिंता जताते हैं, मगर करते वही हैं जो हम करना चाहते हैं। आखिर कितने लोग इन पानी बचाने वाले स्लोगन को फॉलो करते हैं? हम में से ज्यादातर को तो यही लगता है कि पानी से जुड़ी समस्या दूर करना दरअसल सरकार का काम है, मगर वो शायद ये नहीं जानते कि पानी हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है जो भारत में जल संकट से आर्थिक संकट की आहट देती है। मतलब, अगर हमने पानी का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो कृषि और उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी कि पानी की मार से काम धंधा चौपट हुआ तो खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ सकती है। इसलिए पानी की किल्लत को महज सरकार की समस्या मानना सही नहीं होगा। पानी बचाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। तो आज हम जल संकट पर आइए सबसे बड़े अलर्ट की बात करेंगे। उन पॉइंट का जिक्र करेंगे जिनको मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है। साथ ही एक्सपर्ट्स से जानेंगे हमारी कोशिश में कहां कमी है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इन सभी विषयों पर हम अपने तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पानी के पाइप पकड़े टैंकर के पीछे दौड़ती दिल्ली की इस तस्वीर को देखिए। आलम यह है कि सुबह होते ही गलियों के बाहर पानी के डिब्बों और बाल्टियों की कतार लग जाती है और देखते ही देखते ये लाइन लंबी होती चली जाती है। ये आलम तब है जब देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। हम इतने ज्यादा परेशान हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी हम सोते हैं और ऐसा लगता है कि अभी उठ जाएं फिर दोबारा। और मेरी मिसेज तो इतना परेशान रहती है कि हर 2 घंटे बाद उठती है, फिर पानी के लिए देखती है। एक आध बाल्टी आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। जयराम जी की इतना पानी बेच रहे हैं जो जल माफिया, टैंकर माफिया, तो वो वाटर लेवल कम से कम 800-900 फुट नीचे पानी चला गया है। तो ये स्थिति बहुत भयानक हुई पड़ी है। काफी हमने कंप्लेंट करी है, काफी बार मीडिया में आया, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ जाग नहीं रही। बहुत समस्या होती है सर। कई लोग बिना पानी भरे ही घर चले जाते हैं, सबको पानी नहीं मिल पाता। टैंकर व्यवस्था चल रही है तो टैंकर से तो सभी लोगों को पानी नहीं मिल पाता। इस मामले में आईटी हब के नाम से मशहूर बेंगलुरु का भी ऐसा ही हाल है। जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच महाराष्ट्र के ज्यादातर गांव पीने के पानी के लिए जूझते रहे। पानी की दिक्कत इतनी है, जगह जगह पर पानी की समस्या खड़ी हो रही है। अब पानी पहले तब भी आता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है पानी। और आता भी है तो थोड़ा बहुत आता है। इतनी जनता है, इतनी जनता के बीच में थोड़ा सा पानी क्या होगा। पानी की बड़ी मुश्किल है बेटा, पानी मिलती नहीं है, धक्के खाने पड़ते हैं। क्या सरकार के बोलूं, सरकार कोई सुनाई करती है यहाँ पर। सच यही है कि पीने के पानी की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है और इसकी तस्दीक रेटिंग एजेंसी मूडीज की ये रिपोर्ट भी कर रही है। मूडीज ने अपनी एक रिपोर्ट में जल संकट पर चेताया है। मूडीज का कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ पानी की कमी भी बढ़ रही है। ये कमी देश की साख और उन उद्योगों के लिए खतरनाक है जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे कोयला आधारित बिजली उत्पादक और स्टील बनाने वाली कंपनियां। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पानी की कमी से खेती और उद्योगों में परेशानी आ सकती है। इसका असर ये होगा कि खाने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, लोगों की आमदनी कम हो सकती है। मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि पानी की कमी भारत के विकास में अस्थिरता पैदा कर सकती है। इस रेटिंग का सीधा प्रभाव किसी भी देश के अर्थव्यवस्था पे हो सकता है। जल संकट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जल है तो जीवन है, जल है तो व्यवसाय है, जल है तो खेती है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं है। और जब से आजादी के टाइम से हम ये देख के आ रहे हैं कि जल प्रभाव के लिए बरसात पे निर्भर रहना और भूजल से पानी सींचना, ये सिलसिला बड़ा जारी है और इसी के तहत ये परिस्थिति आज आई है। इसका जीता जागता सबूत बैंगलोर है, दिल्ली है, पुणे है। और 2008 में नीति आयोग ने जारी किया था कि 21 शहरों में, भारत के 21 शहरों में पानी की बड़ी किल्लत आने वाली है 2024 तक, और ये अभी प्रूव होते जा रहा है।
हालांकि इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से लंबे समय में इस जोखिम को कम किया जा सकता है। यानी भारत जैसे जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाएगा, वैसे वैसे कोयले की खपत कम होगी। इससे कोयला आधारित बिजली उत्पादन में लगने वाले पानी की मांग कम होगी और पानी की किल्लत में कमी आएगी। जाता कि 55 लीटर पर पर्सन पर कैपिटा यूज करना चाहिए, बट उसका नियंत्रण कहीं पर भी नहीं है। तो एक तरफ पे हार्वेस्टिंग, दूसरी तरफ पे रिसाइकलिंग और तीसरी तरफ पे पानी के उपभोक्ता का नियंत्रण, ये 3 करने से थोड़ा सा हमको ये मिल जा सकता है। और अगर ये हम कंटिन्यूसली करें और इसके तहत सरकार नीतियां बनाए तो 2030 तक भारत वाटर पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये काम अकेले सरकार और एनजीओ के बूते की बात नहीं है। सरकार के साथ हर हाथ को इस मिशन में लगना होगा। पानी की किल्लत को किसी एक की समस्या न समझकर मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है और सच यही है कि जल है तो कल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जल है तो कल है और जल ही जीवन है। तो क्या हमारे जीवन पर वाकई संकट आ गया है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा दे। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर IAS ऑफिसर भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परवेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर है मिशन जागृति के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। योगेंद्र कपूर जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर रवि आर कुमार जुड़ चुके हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले योगेंद्र जी, आपसे यहां पर समझने की ये कोशिश करेंगे कि ये रिपोर्ट मूडीज की उस वक्त आई है जबकि खपत और आर्थिक विकास के नजरिए से उस दौर में जब भारत और देशों के मुकाबले एक विकास, एक प्रगति के रास्ते पर लगातार चल रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? राइट। देखिए, सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि अगर हम अपने ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को देखें तो उसमें एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है, इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 50% है ऑफ आवर GDP। अगर हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसकी ऑपरेशंस जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, तो हमें ये भी समझना है कि मोर देन 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड है। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो ये आएगा कि हमारी जो राइजिंग जो फूड प्राइसेस हैं उसमें जो है इन्फ्लेशन जो है वो नजर आएगा। साथ के साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो एक इकोनॉमी है जिसमें सेल्फ कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडस्ट्री जो काफी रिलाई करती है वाटर के ऊपर, उसमें अगर प्रोडक्टिविटी लॉस होगा हमारा, तो उसका हम ये देखेंगे कि नेट रिजल्ट ये रहेगा कि कंजम्पशन पे भी उसका फर्क पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि इन इश्यूज को ऑन टॉप प्रायोरिटी डील विद करना है गवर्नमेंट को। अगर हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनना है विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, तो मेरा ये मानना है कि अगर इन फैक्टर्स को हमने कहीं पे भी जो है एज अ लेड बैक अप्रोच करा, तो उसका जो है नेट रिजल्ट हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा और उसमें हमारा जो एक टुवर्ड्स रिकवरी जो है वो पाथ उतना ही लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। यहां पर हम विकासशील ही नहीं बल्कि हम विकसित भारत का सपना यहां पर देख रहे हैं और जल्द से जल्द सरकार भी बोल रही है कि हम एक विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं और जल्दी वो सपना पूरा होगा। सुभाष जी, यहां पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो ये रिपोर्ट सामने आई है और जल संकट को लेकर कई बार हमें चेताया गया है, अगर हम ओवरऑल देखें पूरी दुनिया के नजर में और पूरी दुनिया से अगर हम कंपैरिजन करने की देखें तो दुनिया के औसत से भारत का औसत 1/3 मारा जाता है। पानी के नजरिए से देखा जाए तो 5500 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति, बाहर अगर विदेशों में है तो हमारे यहां 1700 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति है। ऐसे में हम कंपैरिजन में ही कहीं टिकते नहीं हैं। हमारी स्थिति एक तरह से देखें तो बहुत ही भयावह है। बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तव में जो आबादी है हमारी, पूरे विश्व की आबादी करीब 18% है, लेकिन जो जल उपलब्ध है जो पीने योग्य है उसमें केवल हमारा 4% हिस्सा ही आता है। तो ये असमता तो पहले दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि जो वर्षा जल है उसका हम लोग संरक्षण नहीं करते हैं। मुश्किल से 17 से 20% वर्षा जल का हम लोग संरक्षण करते हैं, जबकि इजराइल जैसे छोटे से देश में जहाँ की वर्षा भी कम होती है
वहां 80% जल का संरक्षण होता है। तो एक सीख तो हम लोगों के लेने की आवश्यकता है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हम जल संरक्षण करेंगे, वर्षा जल का संरक्षण करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक सर्वे में पाया गया कि कुवैत सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड, माने जल की समस्या सबसे ज्यादा वहां पर है और स्कोर 4.97 है। और 17 सबसे ज्यादा जल तनाव वाले जो जल संकट वाले देश हैं उसमें हमारा भारत का जो स्थान है वो 13वां है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारा जो जल संकट है वो काफी ज्यादा है। अब हम लोग देखें कि जल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो जो खेती में हमारा जल का इस्तेमाल होता है, जितना जल उपलब्ध होता है उसका 80% तो खेती में हमारा उपलब्ध होता है इस्तेमाल, और 20% होता है उद्योगों में, इंडस्ट्रियों में, और तीसरा है कि सिर्फ 10% होता है घरेलू कामों में। इस प्रकार देखें तो हमारे जो भारत जैसे विकासशील देश में ज्यादा पानी खर्चा होता है खेती के लिए। बिल्कुल। और उसमें खेती में ज्यादा खर्च होता है गन्ने की खेती और धान की खेती, जहाँ की निरंतर पानी की आवश्यकता होती, कई बार सिंचाई की जाती है। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ की वो हरित क्रांति हुई, वहां पर लोगों ने धान की खेती ज्यादा की, उसकी वजह से वहां पर पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। अब पंजाब हरियाणा में ये स्थिति हो गई है कि ज्यादा बोरिंग लगाने से वहां जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, 1200 फीट तक नीचे चला गया है। तो ये बहुत ज्यादा संकट है कि हम लोग जो अपना भूख को मिटाने के लिए हरित क्रांति लाए, लेकिन उसके साथ साथ उसके नकारात्मक पक्ष भी आ गए हैं। बिल्कुल। तो इसे हमको दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसे दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही परवेश मलिक जी जो कि फाउंडर मिशन जागृति है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लगातार एनजीओज भी अपनी भूमिका जो है वो निभा रही है, योगदान दे रही है इस पूरे मिशन को लेकर, जल को लेकर, साथ ही साथ पेड़ लगाने को लेकर, पर्यावरण को बचाने को लेकर तमाम तरह के एनजीओज जो है अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो रिपोर्ट खास करके मूडीज की तरफ से आई है, ये चौंकाने वाली भी है और साथ ही साथ अलार्मिंग भी है। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 1970 से लेकर 2020 तक के जो आंकड़े हमें दिखाते हैं, बताते हैं, हर भारतीय को मिलने वाला पानी लगभग बताया जा रहा है कि 60% तक घटा है। ये अपने आप में आंकड़ा चौंकाने वाला है। ऐसे में क्या कुछ किए जाने की जरूरत है और क्या कुछ हो रहा है, जरा बताएं। श्वेता जी, पहले तो आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई, क्योंकि ये हुई ना बात का प्रोग्राम लोग बाग बहुत देखते हैं और सब लोग पसंद करते हैं कि वास्तव में बहुत अच्छे मुद्दे आप उठाते हो। जैसा आपने शुरुआत में प्रोग्राम में कहा कि लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम वही करते हैं जो उनको करना होता है, और इससे वास्तव में बहुत अस्थिरता आने वाली भी है। और जैसा अभी सुभाष सर ने भी बताया कि भाई हमको जल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, और अभी जो जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। किसी ने कहा है कि अधिकार पाने से पहले अपने कर्तव्य निभाओ, फिर सीना ठोक कर अपना हक पाओ। हम बातें कितनी भी कर लें, लेकिन जो छोटे छोटे कदम है, चाहे वो शावर से नहाना हो, चाहे वो पानी बर्बादी का हो, पेड़ लगाने का हो, तो वो कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जितनी भी एनजीओ हैं वो कुछ भी कर लें, लेकिन जैसे अभी आपने रिपोर्ट में भी बताया कि भी हर हाथ को इसमें, इस मिशन में पूरा निभाना पड़ेगा। तो जब तक लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे, आज भी अगर किसी कॉलोनी में या किसी स्लम एरिया में, किसी सेक्टर में लोग परेशान होंगे, लेकिन सामने जब देखेंगे कि एक नाली टूटी से पानी बह रहा है, उसकी शिकायत कोई नहीं करेगा, उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लेगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि एक इसके ऊपर जरूर से जरूर प्रोग्राम बनाएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। तो मुझे लगता है कि जब लोग जागरूक होंगे तभी ये काम होगा, अन्यथा ये अस्थिरता जो आने वाले कुछ वर्षों में होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर रवि आर कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, अर्थशास्त्री। सर, इस पूरी खबर को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर लोगों को भी एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि यह मुद्दा अपने आप में कितना गंभीर है और लोगों को भी गंभीरता से लेनी चाहिए इस पूरी बातों को, क्योंकि अभी तक यही समझते हैं भाई अगर जल से जुड़ा कुछ मुद्दा है, पर्यावरण से जुड़ा कुछ मुद्दा है, तो वो सरकार का मुद्दा है, सरकार का सरदर्द है, हमारा उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये जो लोगों की सोच है ना, उसे भी बदलना बहुत जरूरी है।
देखिए, जल है तो कल है, बहुत सारे लोगों ने बोला। और इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान। ना रोटी बिना जल का बन सकता है, ना कपड़ा, ना मकान। अब हम बात करते हैं आगे। हम सब लोग बात किए कि हमारे यहाँ जल संकट है। हम 2008 में मुझे काम करने का मौका मिला था यूएस फोर्सेस के साथ। उस वक्त हम देखते थे कि सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर है, उस वेस्ट वाटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। नॉन पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, ब्लैक वाटर, ब्लू वाटर। अभी भी हम लोग एक अपने पानी का बड़ा हिस्सा, जो इंडस्ट्रियल पानी का बड़ा हिस्सा है, वो हम लोग वेस्ट कर देते हैं नदियों में, नालों में। और वेस्टेज को सबसे पहले रोकना चाहिए। और हमें देखिए, सबसे बड़ा बात है, तकनीक को इसमें लाना पड़ेगा। अभी एक सर बात कर रहे थे कि कुवैत में पानी का संकट है, तो पानी का संकट दुबई में भी है, लेकिन वो लोग पानी को रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल करके उस पानी को अच्छे तरीके से यूज करते हैं ताकि उस पानी का अच्छे से उपयोग हो सके। हमने कहा कि करेंगे, कौन करेगा? हम बदले, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम खुद अपने स्तर पे कितने पानी की बर्बादी करते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं क्या पानी के ना होने से हमारी इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा? आप विदर्भ का इलाका देख लीजिए कि इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ा है। आप, मैं बिहार से हूँ, बिहार में 2 भाग है, एक तो उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार बाढ़ पीड़ित और दक्षिणी बिहार सुखाड़ पीड़ित। जहाँ पानी, तो कृषि, पानी नहीं होगा खाएंगे क्या? तो पानी में चर्चाएं बहुत हो चुकी है। हमें लेवल पे जागरूकता फैलाना पड़ेगा। और ये एक रिटेल, मतलब जो छोटे लोग हैं जिनको 100 लीटर 200 लीटर पानी की जरूरत है, वो क्या करेंगे? बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे अब हम कहते हैं कि पानी से किसानों को क्या लेना देना। हर गांव में पहले चापाकल हुआ करता था, अब हर जगह बड़े बड़े सबमर्सिबल पंप, तो पानी जमीन से निकलता है। क्या हमें वो फसल लगाना चाहिए जो फसल पानी को कम पानी में फसल। और ये बात सरकार भी कह चुकी है अब बड़े लेवल पर। अभी जो बात श्री अन्न उपजाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है इसी दिशा में। यहाँ पर डॉक्टर रवि जो कह रहे थे, सुभाष जी, यानी कि वाटर कंजर्वेशन जो हमें करना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में, मूडीज की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी बात सामने आई है कि हम जो है कंजर्वेशन की तरफ जो है भारत वो ध्यान नहीं दे रहा है और पूरी तरह से हम निर्भर है मौसम पर। मूडीज की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत एक तरह से पूरी तरह से निर्भर है मौसम पर। अगर बारिश होगी तभी हमें पानी मिलेगा, अदरवाइज जो है हमारे पास और कोई दूसरे रिसोर्सेज नहीं है। जबकि ये देखा जाए कि अगर आप ले जाएं लगभग 1970 की बात हम कर ले, जब से हम आंकड़े देख रहे हैं और रिपोर्ट देख रहे हैं, उस समय की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बड़े संख्या में पेड़ों की कटाई होना, कंजर्वेशन को लेकर के एक बड़ा कदम नहीं उठाया जाना, क्या है सर? एड ऑन करें। अभी वास्तव में जो जल संग्रह है वो काफी घट गया है। भारत के सबसे बड़े 125 रिजर्वायर में मात्र 22% जल बचा है। तो इससे स्थिति का पता लग सकता है कि हम लोग बहुत खराब स्थिति में हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश है और भी साउथ के कुछ इलाके हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हम लोगों ने नदियों को नाले में तब्दील कर दिया है, जो यूपी की हो, बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो। और यहाँ हमारे दिल्ली में ही यमुना की स्थिति आप देखें, हरियाणा में जो स्वच्छ जल है वो दिल्ली में स्वच्छ जल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाले बहते हैं, उसमें म्यूनिसिपैलिटी के बेस्ड उसमें आते हैं। और यहाँ जो झाग पैदा होता है, जब छठ का महोत्सव होता है, महिलाएं उसमें नहाती हैं तो झाग में नहाती हैं। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है, जो कि बहुत ही कार्सिनोजेनिक है सर, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर तक हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है। हाँ। तो ये स्थिति है कि नदियों को एक और हम पूजा करते हैं, पवित्र करते हैं, कहते हैं कि गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगा तुमको देखने से मुक्ति होती है। और दूसरी ओर हम ये भी करते हैं कि उसी में अपना गंदा जल भी डाल देते हैं और मलमूत्र भी डाल देते हैं। तो ये एक दोहरी सोच हम लोगों की है और इसलिए हम लोगों को शहरी क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। और देहातों की स्थिति और खराब है। देहातों में जितने हमारे तालाब थे अधिकांशतः वो बंद कर दिए गए, उसको बंद करके लोगों ने वहां घर बना लिया। शहरों में, दिल्ली में आजादी के समय 800 से ज्यादा तालाब थे, अभी उनकी संख्या कुछ दर्जन ही है। तो वहां बना गया क्या, सड़कें बन गई, अस्पताल बन गया, बिल्डिंग बन गई और कुछ इंक्रोच हो गया। तो जब तालाब की स्थिति नहीं रहेगी तो जाहिर है कि वहां पानी का संचय नहीं होगा। और यही वजह है कि चेन्नई, केरल
बॉम्बे वगैरह में जब वहां जलाशयों का स्थान भर गया इंक्रोच करके, तो वहां बाढ़ आनी शुरू हुई। 2005 से लगातार इन बड़े बड़े शहरों में इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही, चूंकि पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। तो इस हम लोगों को देखना होगा, एक तो सबसे पहले जितने भी जलाशय हैं उनको फिर से उनका उद्धार करना होगा और वहां पर पानी निकालने की व्यवस्था करनी होगी और जल संचय करना पड़ेगा। फिर पेड़ों की हम लोग देखते हैं कटाई अंधाधुंध करते हैं, जहां आप देखें नए शहर बस रहे हैं। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार को, जिसमें रिज एरिया जो है दिल्ली का, उसमें जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही थी उसको लेकर सुओ मोटो शायद लिया गया है, उसको लेकर भी फटकार लगाई थी कि ये आप नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। हम तो यहीं दिल्ली में देख रहे हैं कि जो रिज थे पहले से उनकी एरिया बहुत घटती चली गई है, और वो जाहिर है उसमें हमारे वन विभाग के अधिकारियों का और सामान्य प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत है, पुलिस की मिलीभगत है, अन्यथा वो लोग उसका इस तरह से इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। और इसकी हालत ये हो गई कि हमारी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हीट वेव बढ़ गया है। 40-45 दिन लगातार हीट वेव रही दिल्ली और एनसीआर में, जो एक रिकॉर्ड है, पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड है कि इतनी हीट वेव लगातार कभी नहीं रही। तो ये दुर्भाग्यवश हम लोग एक विकास के नाम पर कंक्रीट जंगल जो तैयार कर रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो एक तरह से जीवन का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि विकास तभी होगा जब पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, जल को हम बचाएंगे और एक दूसरे के सहयोग में अपना समय यानी कि जागरूकता फैलाना भी अभी भी जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं एनजीओ तो काम कर ही ले रही है, उसके बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं। जल संकट इतना विकराल रूप ले लेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर वो बड़ा खतरा बन सकता है। इसको लेकर मूडीज ने, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट जारी की है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष जी लगातार जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरह से हमने कहां पर चूक की है और उसे सुधार की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है इंडिविजुअल लेवल पे भी। यहां पर आगे बढ़ते हुए आपसे बात करना चाहेंगे, परवेश मलिक जी बने हुए हैं, योगेंद्र जी आपसे यहां पर समझना चाहेंगे। आप लगातार ये कह रहे थे कि इस आर्थिक मोर्चे पर हम किस तरह से लगातार अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमें पीछे ला सकता है। कैसे इससे निपटा जाए, कैसे बचा जाए? देखिए, मेरा एक बहुत क्लियरली मानना है कि ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती वाटर शॉर्टेज, क्योंकि देखिए एक तरफ गवर्नमेंट का खुद फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो प्रमोट करना चाहते हैं, और एक तरफ अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो पानी की शॉर्टेज की वजह से उसके अंदर प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, तो आप ये देखिए कि इसके जो नेट इफेक्ट्स हैं वो कितने मैनीफोल्ड हैं। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस जो है झेल रहा है, और अगर इस तरीके से प्रोडक्टिविटी लॉस होंगे तो आप ये देखिए कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट होगी आपकी इकोनॉमी के अंदर, साथ के साथ जो है जॉब लॉसेज होंगे। और वो जो है एक ऐसी कंट्री के अंदर जिसका एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इन द वर्ल्ड, जो हमारी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस जिसको आज की डेट में आप ये देखिए कि अगर इंडिया को एक अबव 7 to 8% ग्रो करना है तो बहुत जरूरी है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको हमें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। और मेजर जॉब्स जो हैं वो मेरा ये मानना है कि वो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो वहीं से ही क्रिएट होंगी। और अगर जो है इस तरीके का परसेप्शन बिल्ड हो कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है एनवायरनमेंट को लेके, या फिर इस तरीके की चीज को देखते हुए कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक तरफ प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो उनको इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने चाहिए वो उसको कंट्रोल करने के लिए वो अगर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। और उससे हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट और इंडिया का जो जीडीपी है वो फॉल करेगा। बिल्कुल। परवेश जी, यहां पर ये आप समझाइए कि अगर हम देखें मुख्य कारणों में से एक में देखें तो बढ़ती जनसंख्या एक मुख्य कारण है इसका। दूसरे कारणों में से देखें कि आर्थिक विकास जिस तरह से, जिस रफ्तार से हो रहा है, वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जल संकट में। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और इस वजह से पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसानों को दिया जाता है, खेतों में दिया जाता है। आखिर ऐसी परिस्थिति में
हम क्या करें? श्वेता जी, भारत बिल्कुल कृषि प्रधान देश है और कृषि ही हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो उस रीढ़ पर चोट हो रही है और आप समझ सकते हैं कि अगर शरीर के हिस्से में रीढ़ में ही नुकसान आ गया तो फिर शरीर किसी काम का नहीं है। तो यानी कि अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर आधारित है और कृषि पानी के ऊपर आधारित है। आज भी गांवों में बहुत सारे तालाब जिनको जोहड़ बोलते हैं वो लगभग खत्म होते जा रहे हैं। गांवों से लोग बाग पलायन कर रहे हैं। तो पहले तो ये है कि हमें गांवों के आसपास ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार उनको मुहैया करवाने चाहिए। दूसरा, जैसे यहाँ हम दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोना के आसपास जो हमारी अरावली है उसमें जो तालाब थे या जो उसमें जो पेड़ पौधे थे वो घटते जा रहे हैं। उसमें भी शासन प्रशासन को लोगों की मदद करनी चाहिए। कुछ संस्थाएं हैं जो वास्तव में काम करना चाहती हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई के नाम पर या कुछ और कारणों से उनको रोक दिया जाता है। तो ऐसे ही हमें अगर हम परसेंटेज देखें तो जो पिछले सालों की तुलना में और आज की तुलना में अभी जो जिस गांव में अगर मान लो लगभग 5 तालाब होते थे वहां बनिस्बत मुश्किल से 1 तालाब बचता है। तो गांवों के लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा और उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां के आसपास ही उनको जितनी सी ज्यादा नौकरी या बिजनेस मुहैया कराए जाए वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि भाई जो गांव है आर्थिक विकास वहां से होगा और उनको पानी की जरूरत है। गांवों में भी जो भूजल स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा चिंता का कारण है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि आर कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रवि, ये बताइए कि आर्थिक विकास की बात हो रही है तो जो ऑलरेडी विकसित देश हैं उनके बारे में हम देखें, उनके डेटा, हालांकि सबका डेटा रखना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन हम देखें कि प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो पानी के मामले में 197 देशों में जो मीठा पानी उपलब्ध है उसमें 141वें स्थान पर हम आते हैं जिन्हें मीठा पानी मिलता है। तो आप ये हमारी पोजीशनिंग कहाँ पे है आप ये देख लीजिए। लगातार हमें जरूरत भी है कि लगातार आर्थिक मोर्चे पर हम आगे भी बढ़ते जाएं, विकासशील से हम विकसित देश, क्योंकि जब एक जगह कहीं बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि बचपन में हमने पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। हमारे आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो भी अब यही देखना और सुनना चाहता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर ये जल संकट इतना बड़ा रोड़ा होगा तो इसको हम कैसे, इसका निपटारा कैसे हो, हम इससे बचे कैसे? सबसे बड़ी बात है कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं छोटे स्तर पे तो लोग देखना शुरू कर दिए हैं कि छोटे स्तर पे पानी का झगड़ा होता है। पहले दुनिया झगड़ती थी ईंधन के लिए, तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, और बहुत ही जल्द हम देखेंगे आने वाले 2, 4, 10 मतलब मैं 10 साल से ज्यादा इस विजन को, 10 साल के अंदर अगर युद्ध होगा एक दूसरे देश से तो युद्ध पानी के लिए होगा। अब इसमें हम कैसे आगे बढ़े? आपने विकसित देश और विकासशील देश की बात कही। हम उस देश में रहते हैं जहां अभी भी हम मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। सुविधाओं से दूर क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा करे। हमने पहले ही बोला हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। क्या जल संरक्षण के लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं? हम क्या अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या हम पानी की बर्बादी कम कर रहे हैं? अगर हम ही नहीं करेंगे सरकार कितना काम कर लेगी? अगर आप विकसित देश की बात करें तो वहां पे लोग सड़क पे कचरा भी नहीं फेंकते। कचरा क्यों नहीं फेंकते? कचरा बह के नदियों नालों में जाएगा और नदी नालों में जब बारिश के समय पानी वहां पे जमा होगा तो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा। हमारे यहाँ का तालाब देखिए, आप नदी देखिए, नाला देखिए, उसमें अगर पानी है भी तो पानी वहीं तक सीमित है, वो पानी आगे बहकर सीधे दरिया में मिल जाता है। तो जब तक वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत तो एक कचरे से फेंकने तक के लिए है। हम हर चीज के लिए बोलते हैं ये सरकार वो करे, सरकार वो करे। हमारे घर को सरकार नहीं चलाएंगे, सरकारें बदलेगी। हम कल भी थे, हम आज भी, कल भी रहेंगे। तो सोचना हमें पड़ेगा। विकसित देश में लोगों का पहला होता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करते हैं। हम सोचते हैं चलो सिर्फ 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाएं और उसके बाद बगल में कचरा फेंके। मैं बिहार में देखता हूँ लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखा का फाड़ते हैं, वही फेंक देते हैं। डायरेक्टली नाले में जाता है, कचरे में जाता है। सर ने एक बात कही कि पहले हम लोग बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। तालाब का एक अपना कॉन्सेप्ट था, एक कंप्लीट अपना सिस्टम था। उस सिस्टम को इसलिए बनाया गया कि ताकि वाटर रिसोर्सेज तैयार करे। पानी हम लोग रोक ही नहीं पा रहे हैं तो पानी जाए।
बारिश अगर देखा है, बारिश जो भी है हम उस पानी को रोक कहाँ पाते हैं? अगर रोक भी पा रहे हैं तो पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि पहले कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। तो हमें बहुत सारे मुद्दों में सोचना पड़ेगा। हम लोग ब्लेम गेम अगर करेंगे तो नुकसान अपना ही है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो जहां पे मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित रह जाएंगे तो विकसित की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहले मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें अपने आप और अपने साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। सुभाष जी, यहाँ पर एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रही थी, उसमें यहाँ पर जिक्र था कि औसत भारतीय अपनी जो दैनिक जरूरतें उनकी होती है पानी की, उसमें वो जरूरत का 30% यानी 30% जो है वो बर्बाद करता है। मात्र अगर एक कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर सिर्फ फ्लश जो करते हैं आप वॉशरूम में, 6 लीटर पानी उसमें बर्बाद हो जाता है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अगर बूंद बूंद कहा, एक जगह यह भी है कि 10 बूंद जो पानी टपकता रहता है, कई बार होता है कि आप टैप ठीक से आपने बंद नहीं किया, वो जो दिन भर टपकता रहता है, तो अगर 10 बूंद टपकने वाला नल जो है वो 3.6 लीटर पानी जो है वो बर्बाद कर देता है। आंकड़ों में जाए तो हमें हैरानी होती है ये सब आंकड़े देख के, लेकिन यही घरों में, आम घरों में ये चीजें अमूमन होती रहती है और जिस पर हमारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ जो उपकरण बन रहे हैं उसमें ऐसी तब्दीली होनी चाहिए कि कम पानी का इस्तेमाल शौचालयों में हो। लेकिन ये भी सच है कि गाँव में अभी भारत स्वच्छता अभियान के तहत लगभग 85 से 90% घरों में शौचालय बन गए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था सब जगह नहीं है। तो वहाँ पानी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोगों ने कहीं कहीं हैंडपंप दिया है और कहीं कहीं ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन सर, ग्राउंड वाटर जो नीचे जाता जा रहा है, उसका लेवल नीचे जाता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही है। हाँ। कि जो ग्राउंड वाटर है उसका करीब 8% हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 80% हम लोग ट्यूबवेल में बना के इसको निकालते हैं खेती के लिए, और करीब 12% हम लोग इंडस्ट्री के लिए खर्च कर रहे हैं। तो जब हम वो रिचार्ज नहीं करेंगे तो जाहिर है कि पानी की आवश्यकता पूरी कैसे होगी। अभी जैसे उदाहरण हमने दिल्ली का, दिल्ली में जो वाटर रिचार्ज है उसका करीब 99% वाटर खर्च हो गया। अंडरग्राउंड वाटर का 99% वाटर खर्च हो गया। तो आप सोच सकते हैं अब वाटर बचा ही नहीं। तो हमको जरूरत है कि और रिचार्ज हम करें, और वो तभी होगा कि जितने भी जलाशय हों, छोटे हों बड़े हों, सबका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और जीर्णोद्धार होगा तब हमारी रिचार्ज की कैपेसिटी बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि वृक्षारोपण का अभियान, जैसे भारत स्वच्छता अभियान चला है, वैसे हमको लगता है इसको पूरे देश में बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। एक मूवमेंट के तौर पर चलना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों के यहाँ वृक्ष इतने होंगे कि जितने वृक्ष कटे पिछले 50 वर्षों में, हम लोगों ने उसका 10% भी रिप्लेस नहीं किया, उनकी जगह लगाया नहीं। और ये जो बहुत सारे हमारे उद्योग बनते हैं उसमें हम लोग पेड़ काट देते हैं, कहते हैं कि हम उसके बदले में पेड़ लगाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि नंबर 1 तो पेड़ उतने लगते नहीं हैं, बहुत सारे मर जाते हैं, और दूसरी बात है कि उसको तैयार होने में 25-30 वर्ष लगते हैं। बिल्कुल, बहुत वक्त लगता है। और एक पेड़ जो है वो हमको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल देता है, खाद देता, बहुत सारी चीजें देता है। किसानों के लिए, आम लोगों के लिए उसका इतना उपयोग है, इसलिए हमको एक आंदोलन के रूप में वृक्षारोपण को चलाने की आवश्यकता है। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जो मेजर रोल जो है इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये एक मैटर पॉलिटिकल विल का है। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट का एनफोर्समेंट मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा, अगर वो उनके सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि वो ये देख सके कि सिस्टम में अगर हमारे लीकेजेस हैं जहां पर, क्या हम उसको जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं और टैप कर पा रहे हैं, अगर इन चीजों के ऊपर इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ के साथ एक पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उनको बाय वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल जो है कि आपको किस तरीके से कंजर्व करना है वाटर को, ये अगर हम, और उसमें मैं चाहूंगा कि आपका नेटवर्क जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके थ्रू जो है, जो रीच है उसके थ्रू आप एक गांव तक भी जो है रीच कर पाते हैं। और ये मेजर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ओवरऑल एफर्ट इस डायरेक्शन में होगा सभी का, क्योंकि हमें ये भी समझना है कि एक एवरी सिटीजन जो है वो भी एक स्टेक होल्डर है। कलेक्टिव एफर्ट जो है वो बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। इंडिविजुअली आपको जिम्मेदार होना होगा और उसके बाद एक कलेक्टिव एफर्ट लिया जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। परवेश जी, ये बताइए कि
यहां पर अगर हम मेजर्स की बात करें या सरकार की विल पावर की बात करें तो आपको लगता है, देखिए इस तरह के पैनल्स या फिर इस तरह की चर्चाएं ये पहली बार नहीं है। गुड न्यूज टुडे भी लंबे समय से बातचीत कर रहा है, इस तरह के तमाम सोशल इश्यूज पर मुद्दों को उठाता रहा है। और आपने देखा होगा कि वर्ल्ड लेवल पर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पर्यावरण को लेकर लोग अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग स्तर पर चिंताएं जता रहे हैं। बातचीत तो हो रही है, सभी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन काम कहां तक हो रहा है ये जानना जरूरी है। जमीनी स्तर पर कहां तक काम हुआ है? मैं भी यही पूछने वाला था सुभाष सर से, योगेंद्र जी से, डॉक्टर रवि से। जो डॉक्टर रवि अभी कह रहे थे कि बाहर के मुल्कों में लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम लोग एज ए एनजीओ पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाते हैं, खूब समझाते हैं, खूब जागरूकता करते हैं, नाटक करते हैं, अलग अलग मतलब हर एक तरीका अपनाते हैं। लेकिन वो फिर जो तरीका उसके बाद वो 0/0 हो जाता है, नील बटा सन्नाटा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, और श्वेता आप भी बताएं कि ऐसा कौन सा हम इंजेक्शन लगाएं लोगों में कि भाई उनको जिम्मेदारी का एहसास हो, वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो परवेश जी, मैं आप ही से यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि आप लोग जाते हैं, छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं अलग अलग तरीकों से, रिस्पॉन्स कैसा आता है? लोग किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं? रिस्पांस बहुत शानदार आता है और बहुत मतलब तारीफ भी करते हैं, और वो करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको थोड़ी सी भी ढील दे दी जाती है, थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, उस वक्त तो कर लेते हैं 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लगातार उनको समझाना पड़ेगा, लगातार। जैसे डॉक्टर रवि, आपको क्या लगता है, ये वही लोग हैं, वही भारतीय हैं, ये वही आप हैं, वही हम हैं, जब विदेश जाते हैं तो हर एक छोटी से छोटी उनकी कोई भी चीज है, कोई भी नियम है, उसको फॉलो करने में भारतीय सबसे आगे रहते हैं, इसीलिए हर भारतवंशी की तारीफ होती है बाहर। और ये वही लोग हैं जब वहां से अपने देश आते हैं तो ये तमाम तरह की गड़बड़ियां जो है वो करते फिरते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कॉपी करने की, तो लंदन में और यूरोप में सैनिटाइजर का प्रयोग बहुत सालों से, मैं 2008 से उन लोगों को देख रहा था कि मेरा उनके साथ रहना होता है, तो वो सैनिटाइजर का प्रयोग करते थे, क्योंकि सैनिटाइजर का प्रयोग करने से 2 लीटर का, लगभग 2 लीटर जल हम बचा पाते थे। और हमें लगता था कि अंग्रेज हैं, वो पोंछ के काम चलाते हैं, हम धो के काम चलाते हैं। तो उसके पीछे का मैकेनिज्म हमने समझ पाया कि उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। और अगर देखिए, अगर हम अपनी बात बताएं तो हम हिंदुस्तान में रह के कहते तो हम मेरा भारत देश महान, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। यही हिंदुस्तानी अगर दुबई में रहते हैं और अगर अमेरिका में रहते हैं तो डर से भी कुछ काम किया जाता है। तो जहाँ साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगला दिन तो इसके लिए जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और एक और बात, सर ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि नहीं बचेगा तो प्रधानता कहां से बचेगी, प्रधानी कहां से बचेगी, छोड़ दीजिए। तो हम सबको मिलकर देखना है कि कैसे डिसिप्लिन तरीके से इसको लागू करवाना, कैसे डिसिप्लिन तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराना। सुभाष जी, आप फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, आप बेहतर बताएंगे इस बारे में कि क्या लगता है, क्योंकि ये वाकई बहुत ही क्रूशियल समय भी है और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है। आज भले ही कई लोग इसे नहीं समझ रहे हों, लेकिन कहा यह भी एक रिपोर्ट में जा रहा है कि 1950 में वो स्थिति शायद, वो नौबत शायद आ जाएगी जब वाकई पानी को लेकर के युद्ध होगा हमारे यहाँ। भगवान ना करे ऐसा हो, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, उससे पहले लोग चेत जाए ये हम चाहेंगे। लेकिन सुभाष जी ये बताइए, आप समझते हैं, क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये सही समय आ गया है कि कोई ऐसे मेजर्स उठाए जाएं, पेनल्टी लगाए जाए अगर जरूरत है तो लोगों को, ताकि एक डर पैदा हो लोगों में और पानी को बचाएं वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर? बिल्कुल, ये कहा गया है कि जो कल करना है उसको आज ही करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करे कब। तो हमारे यहाँ जो धार्मिक गुरु हैं हर संप्रदाय में, हर पंथ में, उनको हमको इसमें काम में शामिल करना होगा। और अगर वो कहीं प्रवचन करते हैं तो जाहिर है उसका एक लंबे दायरे में ज्यादा लोगों पर असर पड़ता है। दूसरी बात, जो शिक्षक हैं विद्यालय के, कॉलेज के, उनको भी हम लोग शामिल करें, क्योंकि वो अगर प्रतिदिन जब असेंबली होती है प्रार्थना के समय, अगर विद्यार्थियों में इस तरह की बात कही जाएगी, एक तरह से शपथ दिलाई जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से उसका रोज स्कूल या कॉलेज के शुरू होने के समय। जी परवेश जी, आप कुछ कह रहे हैं?
शपथ तो दिलवा देंगे, लेकिन जो जितने भी जैसे हमारे अलग अलग कॉलेजों में कोई MBA कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, उन सब बच्चों को जब लगातार, जैसे सुभाष सर ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि हम जो स्कूल कॉलेज में ज्यादा जागरूक करें। और एक और पूछ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भय बिना प्रीत नहीं होती, तो भय नहीं है किसी भी चीज का, इसलिए शायद लोग बाग मानते नहीं है। इसी बात को तो मैंने सही शब्दों में रखने की कोशिश की थी कि भाई समय आ गया क्या कि पेनल्टी लगा दी जाए। नहीं, ये जो बच्चों का आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसको लगता है उसको ये जोड़ना चाहिए वृक्षारोपण से और जल संरक्षण से। वैसे ये जिक्र निकला है तो मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज टुडे पे कल ही हमने ये खबर भी दिखाई थी, शायद महाराष्ट्र की या मध्य प्रदेश की ये खबर थी, जहां पर ये बताया गया कि अगर बच्चा कॉलेज में या स्कूल में मोबाइल देखता हुआ पकड़ा गया तो 500 वृक्ष लगाने पड़ेंगे उसको। ये पनिशमेंट मिल रहा था। तो ये हमें काफी कॉलेज में मुझे लगता है कि हम भी अपने कॉलेज के MBA स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसा कुछ करेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात। योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हमें अपना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा। आज से 10 साल पहले हम ये मानते थे कि रेलवेज की जो सिचुएशन है हमारी, वो शायद ऐसी रहेगी, ना उसमें क्लीनलीनेस हो पाएगी, ना कोई मेंटेनेंस सर्विसेज प्रॉपर हो पाएंगी, ना हमें एफिशिएंट सर्विस मिल पाएंगी। आप देखिए, मेट्रो आई दिल्ली के अंदर, आज आप देखिए सेम सिस्टम, सेम लोग जो उसे मैनेज कर रहे हैं, येट वी फाइंड कि ओवरऑल क्वालिटी के अंदर, हाइजीन के हिसाब से और क्लीननेस के हिसाब से देयर इज अ वे ऑफ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आपका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म स्ट्रांग है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अगर वो स्ट्रांग रखेंगे और पेनलाइज करेंगे आफ्टर मेकिंग ऑल देयर एफर्ट्स की एजुकेट करने के बाद जो है, तो यही एक तरीका है इसको एफिशिएंटली डील करने का। डॉक्टर रवि, आपकी तरफ से अगर कहा जाए क्या मेजर्स होने चाहिए, ये सरकार को आप किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस क्राइसिस से बच सके जो आने वाले समय में विकराल रूप ले सकता है? देखिए, भारत गांव का देश है और मैं भी गांव से हूं। अब लाख देश विदेश रहते हैं, लेकिन गांव में आप देखिए कि हर आदमी एक बोरवेल लाता और एक अच्छा सा 250 फीट 300 फीट का बोरिंग करके बर्बादी करना अपने आप को आजाद समझते हैं। तो हमारे पास ये जो इस तरह का कोई रूल्स नहीं है कि विलेज के स्तर पे जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं माफी चाहता हूँ, ये बात सिस्टम के खिलाफ होगी। मैंने देखा 2005 की बात में बताता हूँ कि अगर आप फरीदाबाद में एक पंप लगा रहे थे, पुलिस वाले आए, कुछ पैसे लेके चले गए, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। हमारे पास कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि देखिए तेल निकालने का नियम है, आप और कोयला नहीं निकाल सकते हैं, अबरक नहीं निकाल सकते हैं, कोई खनिज पदार्थ नहीं निकाल सकते हैं। पानी भी तो खनिज पदार्थ है, बिना कोयला का रह सकते हैं, बिना हम तेल का रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी का कैसे रहेंगे? तो इस कोई रूल्स ही नहीं है हमारे यहाँ की, इसके लिए कोई कानून की व्यवस्था ही नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सरकार कानून बनाएगी, हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब जाके संभव हो पाएगा। अन्यथा सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी, कल से हम भी बिजी हो जाएंगे, आप भी व्यस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। सुभाष जी, एक आखिरी कमेंट क्या कहना चाहेंगे? ये मनरेगा योजना हम लोगों के यहाँ 2005 से चल रही है, अच्छी योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है इससे, और इसमें जल संरक्षण का भी प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें जितनी योजनाएं बनती उसमें अधिकांश सफल नहीं हो रही हैं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। अगर इसको हम लोग बढ़िया से एनजीओ के माध्यम से और सरकार के स्तर पर भी ऑडिट करें और देखें कि जल संरक्षण के लिए जितनी हमारी योजनाएं सैंक्शन हुई थी उसमें कितनी कारगर हुई, उसके आधार पर उससे सीख करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और हर गांव में कम से कम 10-10 नए तालाब बनाने चाहिए, जिससे कि, और पुराने जितने भी तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए। हर गांव में 10-12 तालाब पहले से विद्यमान, जो बहुत बड़े बड़े थे, जो बड़े बड़े पहले जमींदार हुआ करते थे। बिहार में एक आहर पैन की व्यवस्था हुआ करती थी जल संरक्षण के लिए, तो वो भी अब इंक्रोचमेंट के चलते सब गायब हो गई है। इन सबका अगर जीर्णोद्धार किया जाएगा और नए तालाब बनाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जल संरक्षण होगा और वर्षा जल हम लोग वास्तव में अभी नदियों में, समुद्रों में बहा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर समाप्त करें, लेकिन सर, सुभाष जी, आप ही से ये सवाल, अक्सर पानी को लेकर अभी भी आपको पता है कि दिल्ली में किस तरह से संग्राम मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी अलग धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है, और वो भी ये पुख्ता रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर सिर्फ दिल्ली, हालांकि कई जगह के आंकड़े हैं, एक आंकड़ा दिल्ली का, जिसमें कि 101.4%
पानी जो है उसे जितना दिया गया है उससे ज्यादा निकाले जाने की बात कही गई है। ऐसे ही हरियाणा, राजस्थान और बाकी जगहों की बात है। तो जब ये जरूरत से ज्यादा पानी निकाल ही ले रहे हैं तो फिर रोना किस बात का? एक छोटा सा कमेंट। हाँ, वास्तविक बात यही मैंने कहा, दिल्ली में 99% तक रिचार्ज का हमने खर्च कर लिया, जबकि होना चाहिए था रिचार्ज अधिक हो और खर्च कम हो। और आपने सही कहा, राजस्थान वगैरह में 101% तक रिचार्ज कर लिया। हम लोग खर्च करने में बहुत ज्यादा आगे हैं और उसको बढ़ाने में, उत्पादन करने में, रिस्टोर करने में एकदम पीछे हैं। यानी कंजर्वेशन पर ध्यान देना होगा, रेस्टोरेशन पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर के हम इस जल संकट से बच सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।